जय हिंद। आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी नागरिकता पे बात करेंगे। किस प्रकार नागरिकता आपको दी जाती है या किस प्रकार नागरिकता हम लोग से छीनी जाती है, एक एक पहलू को हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं नागरिकता का। संविधान के भाग 2 में जो है तुम्हारा नागरिकता से संबंधित बातें की गई है। 22 भाग है। 22 भाग में जो संविधान का दूसरा भाग है उसमें जो है तुम्हारा नागरिकता से संबंधित बातें की गई है। हालांकि 25 भाग है लेकिन 22 में गिना जाता है उसको भी। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक तुम्हारा नागरिकता से संबंधित बातें हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नागरिकता कितना से कितना अनुच्छेद में पूछा गया है, तो 5 से लेकर के 11 में पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का कहने का मतलब है कि आपको बस भारत की नागरिकता मिली हुई है, या जिस राज्य में आप रह रहे उस राज्य की नागरिकता नहीं मिली हुई है। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो उसकी जो नागरिकता होगी वो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र वाले नहीं होगी। उसकी नागरिकता इंडियन होगी, यानी तुम्हारा भारतीय नागरिकता होगी। आपको यदि कोई डॉक्यूमेंट भी मिला हुआ है, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी मिला हुआ है, उसमें दिखेगा नागरिकता यानी भारत का मिला होगा। तो भारत में एकल नागरिकता है। वही अमेरिका में कई बार क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में कैसा नागरिकता है, तो डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में टोटली 50 राज्य है, तो जिस राज्य का वो व्यक्ति होगा उस राज्य की भी उसको डॉक्यूमेंट मिलेगी और देश की भी डॉक्यूमेंट मिलेगी। तो वैसे क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में रहने वाले को एकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। ये हम लोग लिए कहां से, तो ये हम लोग लिए हैं तुम्हारा यानी ब्रिटेन से लिए। ये एकल नागरिकता कहां से लिया है, कोई क्वेश्चन कई बार आता है कि एकल नागरिकता कहां से, तो ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। ध्यान से समझिएगा, नागरिकता जो है तुम्हारा वो संघ सूची का विषय है। 3 सूची होता है, आप लोग देखे भी होंगे। अनुसूची 7 में 3 सब्जेक्ट से संबंधित बातें की गई है। संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के बना सकती है। तो नागरिकता जो है वो संघ सूची की विषय है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पक्का है कि संघ सूची है तो अर्थात कि कौन कानून बनाएगा, तुम्हारा केंद्र सरकार बनाएगा। और ध्यान में रखिएगा संसद को बनाने का अधिकार है। और नागरिकता जो है तुम्हारा वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी मोटा भाई अमित शाह जो है तुम्हारा तभी नागरिकता से संबंधित कानून देखेंगे। क्लियर? एक बात ध्यान से समझिएगा, एक होता है लोग और एक होता है नागरिक। लोग हम किसको कहेंगे, तो लोग हम हर एक, हम आप भी लोग ही है तुम्हारा। तो किसी क्षेत्र में या किसी देश में यानी भारत में, मान लेते हैं भारत का बात करें तो भारत का बात करते हैं, तो जो भी लोग रहेंगे, ठीक है, सभी लोग रहेंगे। अब जो बाहर से आया हुआ है उसको नागरिक नहीं कहेंगे। नागरिक उसी को कहेंगे जो भारत में रहने, जो भारतीय लोग हैं उसको हम नागरिक कहेंगे। और जो तुम्हारा कोई विदेश से आया, कोई घूमने के लिए आ गया, मान लो कि लाल किला घूमने के लिए कोई अमेरिका का आ गया, तो उसको लोग कहेंगे, उसको नागरिक नहीं कहेंगे। नागरिक हम उसको कहेंगे जो भारत के हैं, जो भारत के रहने वाले लोग हैं उसको हम नागरिक कहेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझिएगा, जो नागरिक होंगे यानी हम लोग जो होंगे उसको सभी अधिकार प्राप्त होंगे, टोटली अधिकार, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, कुछ हो। तुमको मुखिया के मन से खड़ा होने का है, तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुमको विधायक से खड़ा होने का, राष्ट्रपति से, किसी भी चीज से खड़ा होने का है, तुमको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी जॉब में जाने का अधिकार है, तुमको कोई अनुच्छेद 16 पढ़े होंगे, सरकारी नौकरियों में जाने का अधिकार है, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन ये जो विदेशी होंगे उसको ये सारे अधिकार नहीं प्राप्त रहेंगे। विदेशी में भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है मित्र राष्ट्र, यानी जो अपना तुम्हारा दोस्त है, जैसे रसिया दोस्त हो गया, अपना इजराइल दोस्त हो गया तुम्हारा, तो उन सबको भी अधिकार मिलता है, लेकिन उन लोग को भी कुछ कुछ अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 15 वाला जो अधिकार है उसको नहीं मिलेगा, 16 वाला नहीं मिलेगा, 19 वाला नहीं मिलेगा, 29 वाला नहीं मिलेगा, 30 वाला नहीं मिलेगा। जैसे 16 में क्या कहता है, सरकारी जॉब। अब सरकारी जॉब सिर्फ भारतीयों को ही चाहिए। कोई बाहरी आकर के, मान को चलो कि रसिया से कोई आदमी आया, अब बोला कि नहीं हमको भी एसएससी का फॉर्म भरना है, दरोगा का फॉर्म भरना है, यूपीएससी में जाना है तुम्हारा, तो भाई साहब की तो दिक्कत हो गई। ऑलरेडी हम लोग का जनसंख्या 140 करोड़ टप गया है तुम्हारा, और यदि ये सब अधिकार विदेशियों को दे देंगे तब तो दिक्कतें हो जाएगा ना। हो तो विदेशी को ये सब अधिकार नहीं होगा। 19 में तुम्हारा 6 प्रकार का अधिकार है, बोलने का, घूमने का, कुछ करने का। अब ये सब अधिकार मित्र राष्ट्र वाला को नहीं दे सकते हैं। बोलने का मतलब आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो विदेशी है, अब भले मित्र राष्ट्र नहीं है, भले दुश्मन है पगला, लेकिन अब उसको यदि बोलने का अधिकार दे देंगे तो भाई साहब आएगा पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा लेगा, तब तो पीएमसीएच में मिलेगा, इतना मारेंगे सुता करके। तो ये सब अधिकार लेकिन दे देंगे तब तो कहेगा कि तब हमको अधिकार काहे दिया है। तो ये सब अधिकार, ये 5 गो अधिकार किसी को नहीं मिल सकता, सिर्फ नागरिकों के लिए है।
हम लोगों के लिए है। और जो शत्रु राष्ट्र होता है, जो तुम्हारा दुश्मन होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, जो हमारा शत्रु देश है, उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा भाई साहब। इस बार वर्ल्ड कप में देखे होंगे 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ, कोई भी पाकिस्तान को आने नहीं दिया, पाकिस्तानी को आने नहीं दिया। आया भी एक दो जो आया तुम्हारा, एक दो आदमी आया, तो वो तुम्हारे वहां से यही गया, यही से तब तुम्हारा भारत आया। तो भाई साहब कोनो अधिकार शत्रु राष्ट्र को हम लोग नहीं दिए हुए। तो समझ आ गया कि भाई साहब नागरिकता क्या है तुम्हारा। अब देखिए हम क्या बोले कि भाई साहब ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है तुम्हारा। अब अनुच्छेद 5 जो है तुम्हारा जन्म से संबंधित बातें करता है, यानी जन्म से आधारित जो है अधिकार का बात करता है, यानी नागरिकता के अधिकार का बात करता है। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, यानी भारत का है तुम्हारा, जिस समय संविधान बना था उस समय का बात हो रहा है, यानी 26 जनवरी 1950 तक का बात हो रहा है तुम्हारा। तो 26 जनवरी 1950 तक भाई साहब 3 आधार पे नागरिकता दी गई थी तुम्हारा भारतीयों को। पहला तो दे दिया गया था कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 तक भारत में हो गया वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन तुम ही सोचो कि कई ऐसे आदमी थे जो भारत में नहीं रह रहे थे, भारत से बाहर जाकर के भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो क्या उसके जो बाल बच्चे होंगे, चूंकि वो आदमी रह रहा था, मान लो कि गदर पार्टी का आप लोग नाम सुने होंगे, और गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को भाई साहब वहां पे लाला हरदयाल, अब उनके जो बच्चे होंगे उनका तो जन्म उधरे हुआ होगा, तो क्या उन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? तो भारत की नागरिकता तो मिलनी चाहिए भाई साहब। स्वतंत्रता में ये लोग लड़ा है, खुशी से तो वहां नहीं गया, स्वतंत्रता के लिए वहां से दूर रह के लड़ रहा था तुम्हारा, तो वो कह दिया गया तो ठीक है, तो जिसका माँ या बाप में से किसी एक का भी जन्म यदि भारत में हो गया हो और उसका बच्चा कहीं भी जन्म लेता हो तो उसको भारत का हम नागरिक मान लेंगे। 26 जनवरी 1950 तक ध्यान में रखिए। अच्छा एक बात और बताओ कि भाई साहब ऐसे तो कोई व्यक्ति था जिसका ना जन्म भारत में हुआ है, ना ही माँ बाप भारत का हो तुम्हारा, यानी उनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो, जैसे एनी बेसेंट को ध्यान में रखना, आयरलैंड की महिला थी वो, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी तुम्हारा, होम रूल लीग आप लोग को पता ही होगा 1916। तो भाई साहब वैसे इंसान को, वैसे व्यक्ति को क्या भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो भारत की आजादी के लिए लड़ा है तो उसको नागरिकता तो मिलनी चाहिए। तो तीसरा बात इसमें और जोड़ दिया गया कि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। उससे 5 साल पहले, कितना साल पहले? 5 साल पहले से यदि भारत में रह रहा है तो इसे व्यक्ति को भी हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है। अब अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग देख लेते हैं, हालांकि अभी एग्जाम में नहीं पूछता। अनुच्छेद वो कहता है कि वो व्यक्ति जो कहां से, पाकिस्तान से भारत आया हो, उसको हम भारत की नागरिकता दे दी जाएंगे। अब भाई साहब जिन्ना तो याद ही होगा तुम्हारा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और 1946 में भारत में खतरनाक दंगा फसाद स्टार्ट होता है तुम्हारा, मारकाट खतरनाक रूप से चालू हुआ। अब जो लोग पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे उन सब विभाजन होने से पहले इन लोग को लग गया था कि नहीं विभाजन हो ही जाएगा, उतना दंगा फसाद हो ही रहा था। एक मूवी देखो गदर, पुरनका वाला गदर जो है तुम्हारा, वैसे नबको वाला अच्छे था लेकिन पुरनका वाला में एक अच्छा प्रेम वाला भाव था। तो वहां से लाहौर से अमृतसर ट्रेन आती है, लोग भी आता है, लेकिन एक लोग जिंदा नहीं रहता है। वो दृश्य सोचो कि वो दशक कैसा होगा। और विश्व का सबसे भयावह दशक था तुम्हारा भारत का, जिस समय बंटवारा हुआ था तुम्हारा, क्लियर है। तो बहुत सारे लोग बंटवारा होने से पहले ही पाकिस्तान से भारत आने लगे थे, हालांकि भारत से भी पाकिस्तान जाने लगे थे, जो मुस्लिम भाई लोग को लगा नहीं बंटवारा होगा ही तो जाने लगे। तो जो पाकिस्तान से भारत आया तो उन लोग को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो उन लोग को हमको नागरिकता दो, तो अनुच्छेद 6 उन लोग के लिए लाया गया। तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एक डेट इसमें मेंशन कर दिया। कौन सा डेट? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद यानी 20 जुलाई को यदि कोई आया होगा तो भारत में उसको कम से कम 6 महीना रहना पड़ेगा। कितना? 6 महीना रहना पड़ेगा, तब जाकर के उसको भारत की नागरिकता मिलती। क्लियर है। अब अनुच्छेद 7 देखो, हम क्या बोले कि विभाजन होने से पहले ही बहुत लोगों को लगने लगा कि नहीं विभाजन हो जाएगा। तो बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग भी थे कि जिनको मन नहीं था भारत में रहने का, उन्होंने सोचा कि नहीं अभी नया नया पापा का घर बना है तो भाई साहब दादाजी के घर को भूल जाते हैं, यानी भारत को भूल जाते हैं और चल जाते हैं तुम्हारा कहां पे, तो पाकिस्तान चल जाते हैं। धर्म के नाम पे राष्ट्र बना था भाई साहब, जिन्ना ने धर्म के नाम पे ही राष्ट्र बनाया। तो सबको लगा कि चलो लस्सी मिलेगा, लस्सी का गिलास पराठा मिलेगा खाने के लिए, लेकिन जैसे ही यहां से गया लस्सी और पराठा तो छोड़ो, इतना लाठी पड़ा कि बोला कि नहीं हो, दादी जी का घर ठीक था, पापा का घर सही नहीं है, तो पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गया। तो भाई साहब जो भारत से पाकिस्तान गया और वहां लाठी का करके फिर भारत आया,
वैसे व्यक्ति भी बोले कि हमको नागरिकता दो, तो उसके लिए अनुच्छेद 7 जोड़ा गया। लेकिन इन्होंने एक डेट मेंशन कर दिया, और डेट कौन सा था भाई साहब, 1 मार्च 1947। जो 1 मार्च 1947 के बाद वहां से आएगा तुम्हारा, मान लो कि भारत से पाकिस्तान गया और 1 मार्च 1947 के बाद यदि तुमको लौट के आया तुम्हारा, तो भाई साहब उसको भी तुम्हारा 6 महीना रहना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले यदि आ गया हो, 1 मार्च 1947 से पहले यदि आ गया हो, तो कल कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत का नागरिक अपने आप तुम्हारा बन जाएगा। तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 समझ आ गया होगा। अनुच्छेद 8 का कहता है, तो भारतीय मूल का जो व्यक्ति जो बाहर रह रहा है तुम्हारा, उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। अब भारतीय मूल का व्यक्ति यदि कोई बाहर रह रहा है, तो नागरिकता मिलना ही चाहिए ना भाई साहब। लाखों सैकड़ों इंजीनियर डॉक्टर बाहर रहते हैं, साइंटिस्ट बाहर रहते हैं, तो क्या ओकरा भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? उसको भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए तुम्हारा। तो अनुच्छेद 8 जो है तुम्हारा उसके लिए है। क्लियर है? अब देखो ध्यान में रखो अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि भाई साहब यदि किसी में सटे तो इधर से हटे। मतलब अब तुम ही सोचो कि एगो के साथ तुम है और दूसर के साथ यदि तुम मिल गया, तो पहला वाला तो छोड़िए ना देगा या छोड़ देगी तुमको। तो वही अनुच्छेद 9 कहता है। भारत सिर्फ हम लोग का जैसा है तुम्हारा कि इन्हें एक गो के रहना साथ पसंद करेंगे, दूगो के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। भारत तो कहता है कि भारत का बन के रहो, दूसरा में जैसे सट गया भारत से तुम हट गया। मतलब अनुच्छेद 9 जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, उसकी नागरिकता उसी समय क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुच्छेद 10 ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहना जरूरी है, नहीं रहेगा तब दिक्कत हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि तुम्हारा नागरिकता बना रहेगा, तुमसे नागरिकता नहीं छीनी जा सकती सिवाय एक दो केस में। कौन सा केस? यदि तुम देश विरोधी कोई काम करते हो या संसद में जो कोई कानून बनाया है उसके अगेंस्ट कोई काम करते हो, तब तो भाई तुम्हारा नागरिकता छीन लेगी। लेकिन यदि वो सब कुछ करते नहीं हो, देश के प्रति सम्मान है, संविधान का आदर करते हो, शत्रु देश को गलियाते हो, अपने देश को पूछते हो, तो भाई साहब तब तुम्हारा नागरिकता नहीं लेगा भाई साहब। यदि पावर नहीं रहेगा तब तो जब मन तब तुम्हारा नागरिकता छीन लेगा, किसी से भी नागरिकता छीन लेगा। अब छीनने का पावर का तेरा पास है, गृह मंत्रालय को है। तुम नहीं सोचो कि जिनकी सरकार है वो तुरंत अपना ऑपोजिशन वाले का, विपक्षी पार्टी का किसी भी व्यक्ति को तुरंत हटा देगा यदि नहीं रहेगा। अगर लगेगा कि नहीं इस बार 400 पार नहीं होगा, तो भाई साहब दोबारा जो है तुम्हारा 200 पार होगा कि नहीं, अगर हटा दो जल्दी से, अगर नागरिकता छीनो तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो अनुच्छेद 10 रहना बहुत जरूरी है, ये तुम्हारा नागरिकता बने रहने का अधिकार बताता है। और अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो किसके पास होगा? तो संसद के पास होगा। तो क्वेश्चन आता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। संसद ने इसी अनुच्छेद 11 का पावर यूज करके अभी तक कभी 6 बार जो है संशोधन किया है। पहली बार जो तुम्हारा नागरिकता संबंधित कानून बना था वो 1955 में बना था। कब बना था? 1955 में। क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता अधिनियम जो है पहली बार संसद ने कब बनाया? तो 1955 में बनाया। इसमें नागरिकता अर्जन करने का और नागरिकता त्याग करने के बारे में बताया। नागरिकता अर्जन करने के बारे में बताया कि 5 प्रकार से तुमको हम नागरिकता देंगे और 3 प्रकार से तुम्हारा जो है नागरिकता वो छीनी भी जा सकती है। 3 प्रकार से तुम्हारा नागरिकता हट जाएगा, 5 प्रकार से तुम्हारा नागरिकता आएगा। तो पहले लाने का बात करते हैं, फिर हटाने का बात करेंगे। तो 5 प्रकार में जो पहला था वो जन्म के आधार पे था। किस पे? बाई बर्थ था भाई साहब। बोला गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जिसका भी जन्म होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यहां पे दिक्कत आ गई। अब भाई साहब ध्यान से समझ लेना कि 26 जनवरी 1950 के बाद जकर भी जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब तुम ही सोचो कि भाई साहब अभी हम क्या बताए, एक तो ऑलरेडी हम लोग जनसंख्या में 140 करोड़ टप गए। यदि संशोधन में होता ना तो पक्का करे 280 करोड़ हो जाता तुम्हारा। का है? तो जिसका भी जन्म भारत में होगा उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मान लो कि भाई साहब अब कोई आया, मान लो कि ईरान से कोई चाबहार पोर्ट का नाम सुने होंगे, अब वहां से कोई आ गया, मान लो कि मोहम्मद और उसके साथ उनकी पत्नी आई तुम्हारा रेशमा, आया तुम्हारा लाल किला देखने के लिए। जब लाल किला देखने के लिए आया तो मान लो कि भाई साहब वो जो रेशमा थी वो पेट से थी, और जैसे ही लाल किला के पास दिल्ली पहुंचा हो गया उसको एक नया करिश्मा। तो भाई साहब जो करिश्मा हुई है उसका जन्म तो भारत में हुआ, तब तो उसको भारत की नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये तो दिक्कत हो गई तुम्हारे, तो ऑलरेडी जनसंख्या ऊपर से और जनसंख्या बढ़ेगा तब तो दिक्कत। ऐसा नहीं संख्या करिश्मा तब हो जाता तुम्हारा।
तो 1986 में संशोधन किया गया इस पे, जन्म वाले में। इसमें कहा गया कि नहीं, माता या पिता में या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तब ये उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर वो दिक्कत आया तुम्हारा, 2003 में फिर संशोधन किया गया। अब मान लो कि भाई साहब, मान लो कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आ गया, अब पाकिस्तान से मान लो ISI का कोई आदमी है, कश्मीर की भोली वाली लड़की को मान लो कि कोई लड़की से शादी वादी कर लिया। अब भाई साहब वो व्यक्ति से जन्म लिया वो बच्चा, अब ये तो फुलफिल होता है कि माई तो अगर भारतीय है तुम्हारा, लेकिन समझो कि अगर बाप तो ISI वाला है, यदि अपना तो है ही आतंकवादी, बच्चों को यदि आतंकवादी बना दिया तब दिक्कत हो जाएगा, भारत का नागरिक तो मिल जाएगा उसको, तो बोला नहीं, एक भले भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा जो रहेगा वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होगा, तभी हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। तो जन्म के आधार पे यही है तुम्हारा। अब दूसरा जो है दोस्त वो है वंश के आधार पे। किसके आधार पे तुम्हारा? वंश के आधार पे, यानी बाय डिसेंट। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद व्यक्ति का जन्म भारत के यदि बाहर हो और उसका पिता यदि भारतीय है तो उसका भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी वंश किसके आधार पे? तो पिता के आधार पे वंश माना गया। किसके आधार पे? पिता के आधार पे। अब तुम ही सोचो इसमें दिक्कत है कि नहीं है तुम्हारा? काहे हो, यहां हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं और हम लोग पिता पिता रखते रहते हैं, माता का ही नहीं रखते हैं तुम्हारा। अब देखो हमारा संविधान भी पहले लग रहा था कि तुम्हारा पिते, तो दिक्कत वाली बात है। तो भाई साहब इसमें संशोधन किया गया। अब तुम ही सोचो कि यदि ई वाला बात अभियो रहता तो सानिया मिर्जा का शादी हुआ तुम्हारा कहां पे? अब मान लो कि पाकिस्तान के प्लेयर से हुआ, स्वयं मलिक से हुआ, या एक और एक्ट्रेस का नाम सुनेंगे प्रियंका चोपड़ा, उनका शादी हुआ तुम्हारा अमेरिका के कोई एक सिंगर है, नाम पता नहीं, निक नाम है, क्या नाम है। अब तुम ही सोचो कि दोनों को जो जन्म लिया हुआ एगो होगा तुम्हारा, तो उसको काहे कि सानिया मिर्जा तो भारत की, अब प्रियंका चोपड़ा भारत की, लेकिन ऊपर पिता दोनों तो अलग अलग देश का, सानिया वाला तुम्हारा पाकिस्तान और प्रियंका वाला भाई साहब तुम्हारा अमेरिका। अब ओकर बचवा यदि होगा तुम्हारा, बेटवा होगा या बेटी होगी, तो यदि पिता वाला रहेगा तब तो भाई साहब भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि पिता तो है ही नहीं है, ऊपर मान है भारत का। तो ये लोग बोला कि नहीं ये तो दिक्कत वाली बात है, तो मैयों को काहे देना चाहिए, तो मां के आधार पे भी होना चाहिए। तो भाई साहब 1992 में संशोधन किया गया, बोला गया कि नहीं अब पिते नहीं रहेगा, सिर्फ माता या पिता में से कोई यदि एगो है तुम्हारा भारत का, तो भाई साहब उस जन्म लिए बच्चे को भारत का नागरिक हम लोग मान लेंगे, वंश के आधार पे उसको मान लेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हो अवैध ना हो, लीगल होना चाहिए, ठीक। तीसरा भाई साहब पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा मतलब बाय रजिस्ट्रेशन, ध्यान से समझिएगा। जो भारतीय मूल के विदेशी है उसको भारत की नागरिकता लेना है, तो भाई साहब कैसे होगा? तो भारतीय मूल का विदेशी मतलब समझा कि मान लो कि भाई साहब हमारे दादाजी या कपड़ो दादाजी तुम्हारा मान लो कि चल गए अमेरिका कहीं पे जॉब करने के लिए, और वहीं पे वो शादी वादी कर लिए। अब भाई साहब ना वो आए ना जो दादी जो थी भाई साहब जहां कहीं अमेरिका की या कहीं की, अब उनसे मान लो कि पिताजी को मन हुआ भारत में रहने का, पिताजी से हमारा मन क्या नहीं भाई साहब अपन देश होता है, हाँ देश का मिट्टी एक अलग सुहाना होता है, वो अपना मिट्टी अलग अच्छा लगता है, हमको नहीं रहना है, हम जाएंगे यहाँ पे। अब हमको नागरिकता क्या मिलेगी? तो भाई साहब या कमला हैरिस का नाम सुनेंगे तो भारतीय मूल की है। अब उन सबको यदि भारत का नागरिकता लेना हो तो भाई साहब कैसे होगा? तो वो बाय रजिस्ट्रेशन होगा, यानी पंजीकरण के दौरान जो है तुम्हारा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन एक बात समझ लेना, उसको कितना साल, जिस दिन तुम्हारा पंजीकरण होगा उससे 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो या रह रही है, तब ये जाकर के उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो भारतीय मूल के जो विदेशी होंगे उसके लिए भाई साहब पंजीकरण वाला है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो चौथा है देशीकरण, यानी बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्रकृति के आधार पे यानी देशीकरण के आधार पे किसी को नागरिकता। ये विदेशी लोग के लिए है जो विदेशी को भारत में मान लो रहने का मन है, जिसको भारत अच्छा लगने लगा, जरा मन भेज ताजमहल को एक नजारा देखने का है, प्रेम का एक नया एक सिंबल एक प्रतीक देखने का हो, लाल किला घूमने का हो तुम्हारा, तो भाई साहब ओकरा भारत ही अच्छा लग गया, तो कैसे होगा? तो उसके लिए देशीकरण कर दिया तुम्हारा, बोल दिया कि वैसा विदेशी जो भारत का नागरिकता लेना होगा उसको बाय नेचुरलाइजेशन में होगा, यानी देशीकरण के द्वारा होगा। लेकिन एकरा में कुछ शर्त है भाई साहब। अब यदि इसमें शर्त में रहता तो भाई साहब कई गो विदेशी सब आकर के भारत में बस जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें गिनल राखल को देता है, यानी जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए जोड़ दिया कि जो व्यक्ति आएगा उसको भाई साहब तुम्हारा यहाँ का तो विज्ञान का एक अच्छा तुम्हारा ज्ञान हो, या दर्शन का या कला का या साहित्य का, इसमें से कोई अच्छा नामी व्यक्ति होना चाहिए। तब ये तो इसे आबादी खूब ज्यादा है।
और इसमें कोई यदि हम लोग देख लीजिए भाई साहब, कोई ठेलो वाला को आया पाकिस्तान से कि हम टमाटर बेचते हैं, हमको भारत का नागरिकता दे दो, तब तो दिक्कतें हो जाएगा। तो आदमी को कैसे लेंगे? बढ़िया आदमी को ले, शादी करने जाता है तो बढ़िया लड़का लड़की होता है तभी ना शादी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता। तो भाई साहब सेम बात यही बोला कि जो विज्ञान से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, आर्ट से यानी कला से या लिटरेचर से, साहित्य से संबंधित है, उसने व्यक्ति को हम देंगे तुम्हारा। लेकिन ये बात, अब बात समझो, ठीक है, लेकिन भाई साहब वो अवैध प्रवासी ना हो, भले भाई साहब बहुत बड़ा नासा का साइंटिस्ट हो, अमेरिका वाला भगा दिया है, वो आ गया यहाँ पे, वो बोला कि हमको भारत का नागरिकता दे दो, हम नासा के बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा बात, एक बात ध्यान से, खुद के देश की नागरिकता का त्याग दिया हो, यानी वो अमेरिका के साथ साथ भारत का नहीं रहना चाहिए। हम क्या बोले कि हाँ एक ही नागरिकता है, ये नहीं कि हम भारतों का रहेंगे और तुम्हारा जर्मनियों का रहेंगे, तो नहीं चलेगा। भारत का है तो सिर्फ भारत का बना रहो, मेरा हो तो मेरे ही रहो, किसी और का नहीं होने देंगे। तो भाई साहब, और एक बात, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, पहले 14 को भाषा था, अभी 8 को और मिलाया गया 3 बार संविधान संशोधन करके, तो 8 भाषा ऐड करके 22 भाषा। तो 22 भाषा में किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब पता चला कि भाई साहब 22 भाषा में कोई भाषा ऐसे नहीं करता है, चीन चांग चूंग चाइनीज आ गया तुम्हारा, मान लो कि भाई साहब पूरे भारत घूम जाएगा, पता नहीं चल रहा है, और नागरिकता देना तो बेवकूफी है। तो 22 भाषा में एक भाषा जरूर आना चाहिए, तब ये जाकर के ओकरा नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन एक बात यहां पे भी ध्यान से समझ लो, जिस दिन उसको नागरिकता दी जाएगी उससे 14 साल पहले से भारत में रह रहा, और 14 साल में कम से कम 11 साल भारत में रहा, 3 साल का इधर उधर का कोई गिनती नहीं होता है, 3 साल इधर उधर घूम लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11 साल तुम यहाँ पे रहा है तब ये तुमको नागरिकता मिलेगी। तो ये हुआ तुम्हारा बाई नेचुरलाइजेशन। और एक होता है क्षेत्र अर्जित द्वारा, यानी क्षेत्र समावेशन द्वारा, कि किसी क्षेत्र को यदि तुम मिला लिए अपने क्षेत्र में तो वहां के लोग को अपने आप नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सिक्किम तुम्हारा, या मान लो कि पाकिस्तान का मन बदल गया कि बोलेगा कि नहीं हमको भारत में मिलना है, अब भारत में मिल लिया पाकिस्तान, अखंड भारत वैसे ही हम लोग देखते हैं, तो मान लो कि मिल गया, तो भाई साहब ऐसे होगा नहीं, पगला है लोग। तो भाई साहब वो जितने भी लोग रहेंगे वो अब उसके लिए क्या पंजीकरण होगा या नेचुरलाइजेशन होगा? नहीं। अब क्षेत्र हो गया, मतलब दोसर की जमीन जब अपन जमीन हो गया, तो जमीन में होने वाला जो तुम्हारा उपज है वो हमरे में होगा तुम्हारा। तो सिंपल सा बात है, सिक्किम जैसे पहले नहीं था, 1975 में तुम्हारा सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन सिक्किम में लोग तो रहते थे पहले, और जैसे सिक्किम मिला तो वहां के लोग बोलेंगे कि आए हो तुम भारत में मिल गए तो भारत की नागरिकता चाहिए कि नहीं। तो क्षेत्र में जैसे समावेशन हुआ उसमें कोई दिक्कत न, ना जन्म न वंश न पंजीकरण न देशीकरण, कुछ को नहीं, सीधे तुमको जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये तो लेने का आधार बताया, अब हटने का आधार बताते हैं। तो हटने जो है तुम्हारा वो 3 तरीके से हटता है तुम्हारा। कितने तरीके से? 3 तरीके से जो है तुम्हारा नागरिकता हट सकता है। पहला तुम्हारा स्वेच्छा से त्याग कर दिया, यानी तुम त्याग कर दिया स्वेच्छा से कि नहीं हमें नहीं चाहिए भारत का नागरिकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में तुम्हारा अपने आप तुम्हारा नागरिकता समझ जाएगा, यानी तुम दूसरा बर्खास्त कर दिया, तुम बर्खास्त कर दिया कि नहीं हम अमेरिका का ले लिए हैं, हम इंग्लैंड का ले लिए हैं, हम जर्मनी का ले लिए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का ले लिए हैं, हमको भारत की नागरिकता नहीं। तो उसमें तुम्हारा क्या हो गया? नागरिकता समाप्त हो गया। तीसरा होता है वंचित कर देना, ये थोड़ा वंचित ही कर देगा तुम्हारा। वंचित ऐसे नहीं, हम क्या बोले, अनुच्छेद 10 याद करो, हम क्या बोले कि तुम्हारा नागरिकता का अधिकार बना रहेगा सिवाय जब तक तुमको इलीगल काम नहीं करता है। तो वही बात कर, यदि इलीगल काम किया तो संसद तुम्हारा वंचित कर देगा, तुम्हारा गृह मंत्रालय सीधे मोटा भाई साइन कर चल हटाएगा, हटा। अब भाई साहब कैसे? तो संविधान का यदि तुम अनादर करता है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है संविधान का, तो उस केस में तुमको हटा देगा, सिंपल सी बात है। युद्ध के दौरान यदि शत्रु देश की सहायता कर रहा है, मतलब भाई साहब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तुम भाई साहब जाकर के पाकिस्तानी आर्मी को जो है रोटी पहुंचा रहे हो या खुफिया बन करके ऊपर हेल्प कर रहे हो, तो तुम तो देशद्रोह हो गए। तो मामला में तो नागरिकता छीन लेगा तुम्हारा, ठीक है। फर्जी तरीके से यदि नागरिकता प्राप्त किया है तुम्हारा, 7 साल रहा नहीं, तुम्हारा मान लो कि 10 साल रहा नहीं, 11 साल रहा नहीं, तुम झूठे मूठे करके तुम भारत का नागरिकता ले लिए, तो तुम्हारा उस केस में तुम्हारी तुमको वंचित कर देंगे। और एक और ध्यान में रख लेना कि यदि लगातार 7 वर्ष तक तुम किसी दूसरे देश में रह, लगातार बीच में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार यदि 7 साल रह गया तुम, तो भाई साहब तुम्हारा भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। जैसे 4 साल लगातार हम पटना में रह गए, घर नहीं गए, तो 3 साल और ले जाएंगे तो माँ बाप बोले भागो इसको नागरिक नहीं है हमारे घर का। तो सेम तुम्हारा भारत का भाई साहब, जैसे तुम्हारा जो 7 साल कहीं और दूसरे जगह लगातार रह गया, उस केस में तुमको समाप्त कर देगा नागरिकता। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। कुछ एनआरसी है जो आप लोग सुनेंगे, सीए है, इस सब के बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।